हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केवीएस रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। हालांकि अगर बात करें नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ होने को था मार्च के समय में, ठीक है, वो कोविड-19 की वजह से यह डिले हो गया है। लेकिन अब आप जैसे कि अनलॉकडाउन शुरू हो चुका है, और अनलॉकडाउन के बाद ये उम्मीद जताया जा रहा है कि इसका जो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन तो रिलीज़ हो जाना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं केवीएस के बारे में जो कि जानना आपका ज़रूरी है। क्या? जैसे कि इसका एज क्या हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्या हो सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या हो सकते हैं, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मेंशन करने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें जो अगर नहीं हो पाए, आप कमेंट करके पूछ लेना, या फिर उस पर कोई नया वीडियो मैं बना दूँगा। ठीक है, तो अब रहा बात कि ठीक है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए। अब बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जो रिलीज़ होने वाले थे, मीन्स कि बहुत सारे एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होना था वो भी पोस्टपोन हुआ। लेकिन क्या यहाँ केवीएस की बात करें, जो कि इसका लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ की बात करते हैं, लास्ट ईयर का अगर फाइनल वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट तो जनवरी के समय में ही इसका रिलीज़ हो गया था। उसके बाद अनुमान जताया जा रहा था कि 1 महीने बाद इसका जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है। लेकिन वजह क्या था, आप सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से ऐसा हालात आ गया जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ हो पाए। लेकिन अब आसार नज़र आ रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होंगे और कब होंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे फटाफट देखेंगे। ठीक, एक ब्रीफ छोटा सा एक वीडियो बनेगा जिसमें कि चीज़ें सिर्फ समझने का है। जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड-19 को लेकर अगर लॉकडाउन में आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई को छोड़ दो। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, भले डिले हो सकता है, बट यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, सबसे पहले नोटिफिकेशन। जैसा कि अब चूँकि लॉकडाउन होने जा रहा है, ठीक है, लॉकडाउन पूरी तरीके से इस जून के एंड तक हो जाएगा। तो कहने का मतलब नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को बन सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको अगस्त तक देखने को बन सकता है। और एग्ज़ाम आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होने जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, 2 से 3 महीने लगते हैं इसके पेपर कंडक्ट होने में। ठीक है, और ये 2 से 3 महीने काफ़ी सफिशिएंट नहीं होंगे। जो अगर चाहते हैं फाइनल इसमें सिलेक्शन चाहते हैं, 2 से 3 महीने में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा होता है। इसके लिए आपको पहले से 2-3 महीना पहले से आपको प्रिपेयर रहना होगा। 3 महीना वहाँ पर आपको मिलता है समय, ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज़ के बाद, और 3 महीने आपको पहले से इसके बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चीज़ें समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। अब रहा नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, तो लगभग 7,000 के आसपास में इसका पोस्ट देखने को बन सकता है। ठीक है, लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर का जो वैकेंसी था लगभग 5,000 के आसपास में था। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार की बात करें तो लगभग 7,000 का वैकेंसी देखने को बन सकता है। तो चलिए यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मेंशन करेंगे। एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट की बात करें तो ईयरली बेसिस पे आते हैं, लेकिन इस बार डिले हो गया। ठीक, इंटरव्यू की बात करें तो हाँ, इंटरव्यू होता है, पीजीटी, पीआरटी, और यहाँ पे टीजीटी। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, ठीक है, यहाँ पे टीजीटी का ले, टीजीटी वाले में इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब रहा बात एज क्या हो सकता है ना, एज क्या क्या हो सकता है। तो एज की अगर बात करें तो पीआरटी के लिए 30 ईयर्स होते हैं। ठीक है, ये जो है मैक्सिमम रिजर्वेशन को छोड़ के। ठीक है, रिजर्वेशन में अगर ऐड करना चाहें तो सिर्फ फीमेल के लिए, अगर हम बात करें फीमेल के लिए, तो इसमें 10 ईयर्स का जो है उनको रिजर्वेशन मिल जाता है। जितने भी कैटेगरी के फीमेल है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, सभी फीमेल कैटेगरी चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आती हों, उनको 10 ईयर्स छूट मिलेगा, ये जो मैक्सिमम एज है इसके अलावा। ठीक है, लेकिन मेल को नहीं, मेल को जो है मैक्सिमम जो 30 ईयर्स होगा पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए 35 ईयर्स होगा, और पीजीटी के लिए 40 ईयर्स होंगे, है ना। अब बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या भाई। अगर टाइमिंग की बात करें, पेपर का टाइमिंग क्या हो सकता है, 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है, मीन्स कुल मिलाकर 150 मिनट्स के लिए ये पेपर होंगे। आप सीटेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट पे एक वीडियो मैंने बनाया है, सीटेट पे आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि सीटेट में क्या होता है, क्या करना होता है, और क्या क्या उसमें मीन्स की कितने साल की वैलिडिटी होती है, कितने उसमें परसेंटेज होने चाहिए। ठीक है, ओबीसी का और एससी एसटी का। ठीक है, इस पर भी वीडियो बना है, आप देख सकते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ की, सीटेट किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए नहीं ज़रूरी है ना।
तो देखिए बात अगर हम बात करते हैं सीटेट का, तो सीटेट की बात करते हैं तो पीजीटी की बात करें, नॉट नेसेसरी। पीजीटी के लिए आपको सीटेट का पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, क्लियर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपका पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। लेकिन वही बात करें पीआरटी और टीजीटी की बात करें, तो इसके लिए नेसेसरी होता है कि आपका सीटेट पेपर क्लियर होना चाहिए, है ना। अब सीटेट पेपर में 1 और 2 किसके लिए, इसके भी आगे मेंशन किया गया है ना, ध्यान रखिएगा। केवीएस की अगर बात करें तो देखिए एनवीएस की अगर हम बात करते हैं तो एनवीएस क्या होता है, प्राइमरी लेवल पे इसकी जो वैकेंसीज नहीं आती है। सबसे अच्छी बात होता है केवीएस में कि प्राइमरी लेवल पे लेकर आता है ये वैकेंसीज, और अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है, लगभग 30 से 35,000 के आसपास में इसकी सैलरी आपको बन जाएगी पीआरटी लेवल पे, है ना। अब आते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, चाहे बीएड किए हों, जेबीटी हो या बीटीसी वाले, सभी अप्लाई कर पाएंगे, है ना। सभी कोई अप्लाई कर पाएंगे, या डिस्टेंस एजुकेशन से भी किए हों वो भी अप्लाई कर पाएंगे। सच में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो बनता है, वो होता है कि जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि भाई हम एमसीए किए हैं, मैंने बीसीए किया है, हमने एमसीए किया है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बीएड वाले ही कर सकते हैं या फिर ऐसा और कोई डिग्री जो कि टीचर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वही कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा मौका बन सकता है एमसीए वाले के लिए, बहुत अच्छा मौका बन सकता है बीसीए वाले के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर टेक्निकल फील्ड में देखा जाए तो बीसीए एमसीए के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है। तो देखिए वहाँ पे बात करते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट में 50% होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। किसके लिए? पीआरटी के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन बीएड की अगर डिग्री है आपके पास, प्लस आपके सीटेट का पेपर 1 है, तो पीआरटी के लिए एलिजिबल है ना। बीसीए की बात करते हैं, आते हैं बीसीए पर देखते हैं। बीसीए एंड पीजी इन द सब्जेक्ट, बीसीए अगर आपने किया है और उसी सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखा है, बस ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे सीटेट पेपर आपसे नहीं मांगा जाएगा, वहाँ पे आपकी यहाँ पे ऐसी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एमसीए वाले अप्लाई कर ले तो बीई या बीटेक वाले चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो और पीजी इन कंप्यूटर में कर रखा है, ठीक, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्रेजुएट, अगर 50% है, बीएड है, अगर सीटेट का पेपर 2 क्लियर है उनका, तो वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं बीई और बीटेक वाले जो कंप्यूटर साइंस से हैं या आईटी से हैं और 50% मार्क्स के साथ अगर उनका कंप्लीट है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री वाले जो म्यूज़िक में है वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीआरटी म्यूज़िक के लिए, ठीक है, पीआरटी म्यूज़िक के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका अगर बैचलर डिग्री है म्यूज़िक से तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री की बात करें तो मास्टर डिग्री 50% हो, प्लस बीएड हो और सीटेट नहीं भी हो, ठीक है, सीटेट का पेपर नहीं भी है, तब भी आप कर सकते हैं मास्टर डिग्री के लिए। तो यहाँ पे एमएससी बीसीए वाले और बीटेक वाले के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अप्लाई करें, है ना। अब आते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सीटेट पेपर 1 हमने बताया था कि सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 किसके लिए ज़रूरी है। 1 to 5 क्लास के लिए पीआरटी मीन्स कि 1 to 5 के लिए आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। वही बात करते हैं सीटेट पेपर 2 का, तो 6 to 8 के लिए क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का डिज़ायरेबल है, ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास ये नॉलेज है अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं सिलेबस की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि सिलेबस क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें पीआरटी का सिलेबस देखेंगे, जो कि 80 + 70 मीन्स के 150 मार्क्स के होते हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, पेडागोगी 20 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग 15 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश 10 मार्क्स के होंगे, हिंदी 10 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर 15 मार्क्स के होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो ये कितने हो जाएंगे, 70 मार्क्स के लिए ये हो जाएंगे। वहीं अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश 20, हिंदी 20, ईवीएस 20 और मैथ 20, ये मिलकर हो जाते हैं 80। टोटल 80 और 70 मिलकर कितने हो जाते हैं, 150 मार्क्स के लिए। तो 150 मार्क्स के लिए आप पीआरटी के लिए आपको यहाँ पे मार्क्स के लिए एग्ज़ाम देने होंगे, है ना। अब आता है टीजीटी का, यहाँ पे देख लेते हैं। टीजीटी में क्या है भाई, टीजीटी में आपका रीजनिंग होंगे 40 मार्क्स के लिए, जीके और करंट अफेयर्स मिला के होंगे 20 मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। टीचिंग पेडागोगी का 40 मार्क्स के हो जाएंगे और इंग्लिश हिंदी 15 मार्क्स के लिए 30 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये टोटल कितने मार्क्स के बनते हैं, तो यहाँ पे ये भी 150 मार्क्स के लिए बनते हैं, मीन्स के 150 मार्क्स के लिए बनते हैं, है ना।
अब आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, जरा जानकारी और ले लेते हैं कि भाई पीआरटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगा। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% एंड बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, है ना। आपके पास एक कुशलता होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पढ़ाने के लिए, दोनों के लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पीआरटी के लिए आपको जानकारी यहाँ पे मिल गई है ना। अब बीएड के अलावा अगर बीएड के इक्विवेलेंट कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं पीआरटी म्यूज़िक टीचर के लिए, तो बस इसमें करना क्या है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक से जो जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है उसके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें बस आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फटाफट देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर टीजीटी। टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी बनता है भाई, ग्रेजुएशन जो होना चाहिए 50% का होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, यहाँ पे सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए भाई बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। अगर बात करें पीजीटी का, तो पीजीटी में मास्टर डिग्री 50% का होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने से पहले, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने से पहले हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें होंगी अब तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही और भी चीज़ें क्लियर होगी। हालांकि नोटिफिकेशन से पहले कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक अपने माइंडसेट को तैयार कर सकते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, और क्रैक करने में आपको मदद मिल सकती है ना। कई बार यहाँ पे ये भी पूछ देते हैं कि भाई कि यहाँ पे कि बीटीसी वाले जेबीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं।